हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो सीटी 10+2 यानी 12 लेवल की जो तैयारी है वो आप सभी की एकदम शानदार चल रही है। आप सभी को पता है हम आपको डेली सीटी 10+2 यानी 12 लेवल की जो तैयारी है वो करवा रहे हैं, मैराथन क्लास आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में जो 12 लेवल की इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास वो लेकर आ गए। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, बस मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि बिना स्किप के क्लास को एकदम अच्छे से देख लेना। लगभग आपकी 30 से 35 मिनट की क्लास होगी। क्लास को कहीं पे स्किप मत करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है या फिर चैनल पर पहली बार विजिट करे तो वो मेरे सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। देखो, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप जो यूट्यूब के जाल में फंसे हो ना, उसमें आपको नहीं फंसना। आपको 12-12 घंटे की मैराथन क्लास नहीं लेनी है। आपको जब 12 घंटे की मैराथन क्लास लोगे ना, फिर आप पेपर देकर आओगे ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब के जाल में नहीं फंसना है। बस आपको स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। और एग्जाम से पहले मैं आपसे वादा करता हूं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर, सबकी इंपॉर्टेंट क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बस एक बार मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। देखो विद्यार्थियों, इस क्लास में हमारे जैसे राजस्थान जी के रहेगा, इंडिया जी के रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, साइंस रहेगी, मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, सब सब्जेक्ट आपके शामिल किए गए हैं। बस आप एकदम अच्छे से वीडियो को देख लेना। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या करें, अंत में आप खुद कमेंट करके बोल के जाओगे, अंत में आप खुद कमेंट करके जाओगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देश या फिर राज्य है वो सम्मिलित नहीं है। देखो, राजस्थान और इंडिया जी का आपका वेटेज रहेगा सबसे ज्यादा। 150 में से आपके लगभग बता रहा हूं 90 से 100 क्वेश्चन तो सिर्फ इंडिया जी के और राजस्थान जी के पूछे जाएंगे। तो प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सम्मिलित नहीं है। तो देखो, इसमें कृष्ण दत्त पालीवाल है, वो आप सभी को पता है धौलपुर से संबंधित है। ठीक है। गोपीलाल यादव है, वो भरतपुर से संबंधित है। और मथुरादास माथुर है, वो आपके मारवाड़ से संबंधित है। किंतु परंतु बट हरिमोहन माथुर है, ये करौली से संबंधित नहीं है। तो ये जो आपके कार्यकर्ता ये आपके बी है ना, ये इससे असुमिलित हो गए या फिर अलग हो गए। अब यहाँ पे इस पर्सन से आपके 3 पर्सन क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको पूछ ले कि कृष्णदत्त पालीवाल किससे संबंधित है तो आप क्या बताओगे, धौलपुर से। अगर आपको पूछ ले मथुरादास माथुर किससे संबंधित है तो आप बताओगे मारवाड़। और अगर आपको पूछ ले जाए गोपीलाल यादव किससे संबंधित है तो आप बताओगे भरतपुर। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन, आपके 3 क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न क्या करे कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना ये आपकी किस वर्ष की गई थी। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास को कहीं स्किप मत करना। जैसे 1937 में, सॉरी प्रश्न क्या है कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की पूछे, प्रजा मंडल की नहीं पूछे। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना ये कब की गई, 1937 में, 1928 में, 1938 में, 1942 में। तो इसमें आपका हो जाएगा 1928 में। ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, राजस्थान के 3 ऐसे प्रजा मंडल है जिनकी स्थापना है ना, प्रजा संघ नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रजा मंडल बोल रहा हूं। तो प्रजा 3 राजस्थान के ऐसे 3 प्रजा मंडल है जिनकी स्थापना है ये आपकी राजस्थान से बाहर की गई थी। एक तो आपका भरतपुर था जिसकी रेवाड़ी में की गई, एक आपका बीकानेर था जिसकी आपकी कलकत्ते के अंदर की गई, एक आपका सिरोही था जिसकी बंबई के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर की, सॉरी 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बता रहा हूँ। इस बार आपके ना 12th लेवल में राजस्थान जी के ज्यादा आएगा। ठीक है। ग्रेजुएट लेवल की तुलना में 12th लेवल में आपके पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट आपके कौन थे। तो इनमें आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी, विलियम ईडन। कौन हो जाएंगे, विलियम ईडन हो जाएंगे। और मेजर बटन है, ये आपके गुरुजी किसके थे, मेजर बटन आपके कोट्टा के थे। ठीक है। मेजर बटन किसके थे, कोट्टा के। और एक आपके थे ना गार्डन ईडन वो आपके हो जाएंगे किसके, वो आपके किसके हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे जयपुर के। और एक आपके थे ना जैसे मॉरिसन, तो वो आपके हो जाएंगे किसके, और एक आपके थे सावर्स। ठीक है। एक कौन थे, सावर्स, वो आपके मेवाड़ के थे। थोड़े से ये ध्यान रखना भाई। ठीक है। मेवाड़ के आपके सावर्स थे और मेजर बटन आपके कोट्टा के थे। ईडन आपके किसके थे, ईडन आपके गुरुजी जयपुर के थे। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एक मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर आपको ये वीडियो है ना एकदम साफ नहीं कर दिख रहा है तो आप क्वालिटी 480 पर सेट कर लीजिए। ठीक है। अपनी क्वालिटी 480 पर सेट कर लीजिए, ज्यादा नेट नहीं जाएगा और एकदम आपको क्वालिटी है ये एकदम आपको वीडियो एकदम साफ दिखेगा। ठीक है। 480 पे आपका कर लेना है, 460 नहीं 480 पे आपको सेट कर लेनी है। कितने पे करनी है सेट, 480 पे। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न क्या करे कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ये देखो, इंडियन पॉलिटिकल से मान लो या फिर हिस्ट्री से मान लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था। लॉर्ड हमर्स्ट या फिर लॉर्ड एलनबरो या फिर लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मेयो। तो इसमें आपके हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा
पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, देखिए आपका कितना इंपॉर्टेंट है कि 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूताना राज्यों में संधि करने वाला अधिकारी कौन था? सीधा का सीधा प्रश्न बनेगा भाई, चाहे कोई भी शिफ्ट में बनो, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1818 ईस्वी में आपकी जो कंपनियों की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो इसमें आपके कौन हो जाएंगे? चार्ल्स मेडकॉक। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स मेडकॉक। ना जाने कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछ लिया है, इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न क्या करे, अगला प्रश्न कह रहा है कि हुट्टुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हुट्टुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिभाऊ उपाध्याय। और एक बात आप ये ध्यान रखना, जो आपकी हुट्टुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना है वो किस जिले में की गई? तो आपकी अजमेर के अंदर हो जाएगी। ठीक है, हुट्टुंडी आश्रम की स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी? अजमेर के अंदर, क्योंकि ये स्थान अजमेर में है। और किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। एक बार बात ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, मुझे पता है आप रिसेंटली 12th पास करके आए हो, मेरे छोटे भाई बहनों, आपको यूट्यूब के जाल में नहीं फंसना है, आपको 12-12 घंटे की मैराथन क्लास नहीं लेनी है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको एकदम अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने के लायक है या फिर इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक बार आप मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और अगर आपका कोई भाई बहन है, अगर आपका कोई दोस्त है जिसने सीटी का फॉर्म भरा है और अगर वो भी तैयारी कर रहा है, तो अपने चैनल के बारे में बताना कि वहां से क्लास ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम अच्छी तैयारी है वो करवाई जाएगी, आपको गुमराह नहीं किया जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्या करे कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से विजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास एंड होगी ना, क्लास का जब अंत पॉइंट आएगा ना, एंड होगी ना, एंड पॉइंट होगा ना क्लास का, उसमें आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। तो प्रश्न क्या करे कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी कौन सा? ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी प्रताप के माध्यम से। ठीक है, प्रताप के माध्यम से क्या कर दिया था? पूरा कर दिया था। और उसका ही बाद में नाम क्या हो गया था? तरुण राजस्थान हो गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा खतन वाली प्रश्न है, इनको ध्यान से पढ़ लेना। खतन वाले प्रश्नों को स्किप मत करना, मेरी बात ध्यान से सुना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 10 आएंगे, देख लो अभी से बता रहा हूँ। खतन के प्रश्न है ना, ये खतन वाले 10 प्रश्न कन्फर्म आएंगे हर शिफ्ट में, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। अधोलिखित खतनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। देखो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो इसमें आपको सही बताना है। देखो जो 19वीं सदी है उसमें मेवाड़ में आपको बताया उदयपुर में देश हितैषणी की सभा की स्थापना की गई, ये एकदम सही है भाई। ठीक है, उसके बाद सभा का मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार का, ये भी एकदम सही है। तो दोनों कथन आपकी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ये थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3rd ग्रेड के एग्जाम में भी आया था। तो इसमें आपके हो जाएंगे ठाकुर कुशाल सिंह। ए ऑप्शन को आप लॉक कर देना। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को क्या किया था? पराजित किया था। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने चौरी कर लगाया था? बोला था ना एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने चौरी कर लगाया था? कुचामन, डीडवाना, बेंसरोडगढ़, बिजोलिया। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिजोलिया ने लगाया था। ठीक है, और चौरी कर लगाने वाले आपके कौन थे भाई राजा? तो ये आपके हो जाएंगे कर्षण सिंह। चौरी कर किसने लगाया था? कर्षण सिंह ने लगाया था। और कब लगाया था? तो ये आपका 1903 के अंदर लगाया गया। और एक आपका आता है तलवार भंडाईकर। कौन सा आता है? तलवार भंडाईकर। तो ये आपका कब लगाया गया था? 1906 के अंदर। ये किसने लगाया था? ये आपके लगाया था पृथ्वी सिंह ने। ये किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था। दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होना भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आपका कला संस्कृति से आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कला संस्कृति से है। मैनसर प्रसिद्ध है। मैनसर किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सोने की चित्रकारी के लिए, मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, या फिर 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए, या फिर सती माता मंदिर के लिए। तो मैनसर आपका गुरुजी सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। या फिर आपको पूछ ले कि सोने की चित्रकारी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मैनसर। मैनसर कहां पर आता है गुरुजी? मैनसर आता है आपका झुंझुनू जिले में। मैनसर कौन से जिले में आता है रे? मैनसर आपका झुंझुनू जिले में आता है। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी 3-4 एग्जाम में पूछ रखा है। प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार बोलूंगा, उसी टाइम आपके क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद है, इनका जन्म है, ये आपका हुआ था मंगलोना गांव में। कौन से गांव में हुआ था? मंगलोना गांव। मंगलोना गांव आपका कहां पर आता है? सीकर जिले के अंदर। मंगलोना गांव कहां पर आता है? सीकर जिले के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न क्या करें, भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय है या फिर भारतीय लोक कला मंडल संस्था है, ये कहां पर स्थित है?
भारतीय लोक कला मंडल संस्था है ये गुरुजी उदयपुर, जोधपुर, टोंक, जयपुर। तो ये आपकी हो जाएगी उदयपुर केंद्र है, ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है, ये है आपकी कहाँ पर है, ये उदयपुर केंद्र है। एक आपका नाम आता है भारतीय प्राचीन लिपिमाला, तो इनके लेखक है आपके गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, ठीक है। और भारतीय लोक कला मंडल इसका जो संस्थान है, ये मुख्यालय वगैरह है, ये आपका कहाँ पर है, उदयपुर केंद्र है। उसके बाद देखिए कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस महीने किस स्थान पर आयोजित होता है। देखो जो चंद्रभागा पशु मेला, इससे हर एग्जाम में प्रश्न आता है। तो चंद्रभागा पशु मेला कब आयोजित होता है, आपका कार्तिक महीने में। और कहाँ पर लगता है, झालरापाटन में गुरुजी। कहाँ पर लगता है, झालरापाटन में। झालरापाटन आपका कहाँ पर है, झालावाड़ केंद्र है। ये भी बात साथ में ऐड कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ पर स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक, विजय स्तंभ पर चित्तौड़गढ़ पर स्थित विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ है आपका, इस पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया। देखो आगे आपको कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी सब की क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग आपकी 30 से 40 मिनट की क्लास होगी, एकदम बिना स्किप के एकदम अच्छे से देख लेना। तो चित्तौड़गढ़ पर स्थित आपका विजय स्तंभ है, उस पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया। तो ये आपका किया गया था, महीना तो अगस्त का था। महीना कौन सा था भाई, अगस्त का। और आपकी ईयर कौन सी थी, 1949 की। तो इसमें आपका ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, ठीक है। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस के किले में स्थित है, ठीक है। अकबर द्वारा, आपको पता है शुक्र तालाब किसके द्वारा बनवाया गया, अकबर द्वारा। ये किस किले में है, तो ये आपके नागौर के किले में हो जाएगी। ऑप्शन में आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि लोद्रवा प्रसिद्ध है, एकदम इजी सा प्रश्न। लोद्रवा आपको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है, ध्यान कर लेना। जो न्यू स्टूडेंट है उनको लिए बता देता हूं मैं। लोद्रवा आपका जैननियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जैननियों के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक आपका नाम आता है मुकाम, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लेना। उसके बाद देखिए साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। साहिबदीन को, जैसे महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट या फिर महाराणा कुंभा। तो साहिबदीन नामक चित्रकार को आपका किसका आपका संरक्षण प्राप्त था, तो इसमें आपका हो जाएगा महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है। फल्गुबाई का देखो संबंध आपका चरी लोक नृत्य से है। किससे संबंध आपका, चरी लोक नृत्य से। और ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है, ये आपके किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है, किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा, गुज्जर जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा स्टार लगा लेना। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। बाकी तीन से आपका अलग कौन सा है, खड़ताल, मशक, शहनाई, अलगोजा। तो इसमें आपका खड़ताल हो जाएगा। देखो मशक, शहनाई, अलगोजा ये तीनों क्या, ये तीनों समान है, किंतु खड़ताल है ना, मशक, शहनाई, अलगोजा ये समान है, खड़ताल है ना, ये आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, ये आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे कि निम्नलिखित में से किस केस में प्रताप सिंह बारठ को या फिर किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हो जाएगा बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र में या फिर किस केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था, बनारस षड्यंत्र मुकदमा के तहत। उसके बाद देखिए आभूषण वाला एक, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और मानव अंग आपका सही सुमेलित नहीं है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो देखो इसमें आपको खुद को पता है भाई, आप सभी को सुरलिया कान में है, सही है। तिमणिया गले में है, ये भी सही है। तगड़ी कमर में है, ये भी सही है। रमजोल आपका कलाई पर नहीं होगा, ठीक है। रमजोल आपका कलाई पर नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि श्रीधर अंधारे को किस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गुरुजी आपकी हो जाएगी देवगढ़ शैली को, ठीक है। किसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, देवगढ़ शैली को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या करे, हाँ इनमें आपको सुमेलित करना है, ठीक है। इनमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखो इसमें आपको सुमेलित करना है, तो देखो यहाँ पे आपको पता है करणी माता हो जाएगी चरण जाति से, ठीक है। उसके बाद देखो आपके सकराई माता हो जाएगी खंडेलवाल, ठीक है। उसके बाद देखो आई माता आपकी हो जाएगी सीरवी से, और नारायणी माता आपकी हो जाएगी नाई से। इस हिसाब से आपका सुमेलित होगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभाजित है या फिर विभक्त है। बातारी फुलवारी है, ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई, विजय दान देथा के द्वारा। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय दान देथा के द्वारा आपकी बातारी फुलवारी है, ये लिखी गई। ये कितने खंडों में विभक्त है, तो ये आपकी हो जाएगी 14 में। कितने में हो जाएगी, 14 में हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो।
तो अब देखिए हम थोड़े बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन वो देख लेते हैं, जैसे हिंदी, कंप्यूटर साइंस, इंडिया जी के सबके क्वेश्चन देखेंगे, बस आप एकदम अच्छे से देखो। अब हम क्या देखेंगे, हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न क्या करें कि अयदि स्वर संधि की दृष्टि से असुमिलित विकल्प का चयन करो, यानी अयदि स्वर संधि की दृष्टि से हमें बताना है कि कौन सा आपका सही सुमिलित नहीं है, यानी कौन से में आपकी अयदि संधि नहीं है, ये बात बतानी है। जैसे देखो लोकधन इतर लवित्र, ठीक है। उसके बाद देखिए गोधन ऐसण गवेषण, और विन धन आपका एक विनायक, ठीक है, और विद्य धन अक विधायक, तो इसमें आपका हो जाएगा विद्या धन अक विधायक, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है, बताओ भाई, व्यंजन वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प आपका सुमिलित नहीं है। देखो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो देखो आप जैसे ये देखो छ और छ ना, ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, ये सही है, ठीक है, और छ हो जाएगा। उसके बाद गय घ है ना, ये स्पर्श व्यंजन है, ये भी सही है, ठीक है, और यह वह है, ये अर्स्वर है, ये भी सही है। किंतु परंतु आपका स और स है ना, ये संघर्षहीन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सुमिलित सही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द क्या है, तो इसके लिए एक सार्थक शब्द बताना है, तो इसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा भर्तवाक्य। क्या हो जाएगा, भर्तवाक्य। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो देखिए इसमें देखिए आपका बी ऑप्शन है ना, विचारणीय, ठीक है, और पारिवारिक और औप्तिक, ये जो 3 शब्द है ना, इनमें प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है और उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन है ना, वहाँ पे न तो कोई में प्रत्यय का नहीं है, कोई में उपसर्ग का नहीं हुआ है। तो ये जो बी वाला है ना, इसमें आपके तीनों में क्या हुआ है, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का हुआ है। उसके बाद देखिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। तो देखो इसमें आपको पता है, जैसे एक तो उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, एक भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं, एक उसमें उसने मेरे शब्द पर ध्यान नहीं दिया, एक उसे परम सत्ता पर विश्वास है। एकदम शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, उससे परम सत्ता पर विश्वास है, शुद्ध शब्द हो जाएगा ये, ठीक है, डी ऑप्शन आप राइट कर देना। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न क्या है, ओलेक्सन शब्द का आपका हिंदी रूपांतरण क्या होगा, हिंदी में परिभाषिक शब्द क्या होगा, ओलेक्सन शब्द का आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा नियंत्रण, ठीक है, या फिर आवंटन भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, तो तत्पुरुष समास का प्रयोग देखो किस में नहीं हुआ है। जैसे आपको बताऊं सेवानिवृत्ति और ख्याति प्राप्त और शपथ पत्र, ये सभी में हुआ है। अंधविश्वास में आपका तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद ये देखिए विलोम शब्द की दृष्टि से आपको सही विकल्प का चयन करना है, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करो। तो देखो इसमें मैं आपको बताऊं ना, एकदम इंपॉर्टेंट है, उद्दम उत्तम अग विग अगर पश्चे, ये सब हो जाएंगे राइट। असंगत विकल्प का चयन करना है। देखो इसमें सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया वाला उदाहरण है ना, इसको ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में कन्फर्म आएगा। देखो भाई आपको बताता हूं, जैसे असंगत विकल्प इसमें कौन सा है, उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया सही बात है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, परिणार्थक क्रिया सही है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया सही है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो उसके बाद प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो संज्ञा से निर्मित विशेषण आपका कौन सा नहीं है, तो इसमें चिंतन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गुरुजी, चिंतन हो जाएगा। अब देखो मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, किसके क्वेश्चन कराऊंगा, कंप्यूटर के क्वेश्चन कराऊंगा। चलो देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक रीजनिंग का प्रश्न आपको करवा देता हूं, ठीक है। प्रश्न क्या करे कि किस पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर से 4 स्थान सरकाया गया है, अब वह दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, पंक्ति में दाईं ओर से उसका पूर्व स्थान क्या है। तो देखो इस टाइप से आपकी रीजनिंग में प्रश्न आएंगे, आप बोलोगे तो मैं पहले करवा दूंगा या फिर एंड में करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी और ये सब है, बाद में हम क्या कर लेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, सॉरी रीजनिंग के क्वेश्चन एक कर लेंगे। चलो पहले हम बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, आगे क्वेश्चन देखिए, बाकी हम है ना, जैसे रीजनिंग और साइंस कंप्यूटर इनके क्वेश्चन है ना लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्रश्न क्या करें कि गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है, तो इनका संबंध है ये किस संप्रदाय से है। जैसे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इनका संबंध बताओ, नाथ से है, वल्लभ से है, रामसने से या फिर गौड़िया से है, तो इनका संबंध हो जाएगा गौड़िया संप्रदाय से। उसके बाद देखिए केसरी सिंह भाट ने चेतावनी चुंगटिया किसको संबोधित करके हुए लिखा। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, चेतावनी चुंगटिया
है ये किसने लिखा था, केसरी सिंह बाट ने लिखा था। किसको संबोधित करके लिखा था, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी महाराणा फतेह सिंह को। किसको लिखा था, महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर है किसका उपासना स्थल है, तो ये आपके किसका उपासना स्थल है, ये आपका हो जाएगा नाथ संप्रदाय का। ठीक है, किसका हो जाएगा, नाथ संप्रदाय का आपका हो जाएगा उपासना स्थल। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बड्डार क्या है, बड्डार तो आप सभी को पता है क्या है भाई, बड्डार एक क्या है, विवाह का भोजन है। ठीक है, विवाह का क्या एक भोजन है, ये जनजाति नहीं होगा। ठीक है, अंत्येष्टि एक क्रिया भी नहीं होगी, राजस्थान की एक झील भी नहीं होगी, तो बड्डार एक क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा आपका सही नहीं है। जैसे ये आपके एक तरफ दे रखे, एक तरफ उनके लेखक या फिर रचनाकार दे रखे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मेरी बात ध्यान से सुनियो, मेरी बात ध्यान से सुनियो। जैसे क्या बोल रहा है, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, ये सही है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, ये भी सही है। और कोवल मायला, ये द्योतन सूरी के द्वारा है। 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगी। और पृथ्वीराज विजय है, ये चंद्रप्रदाय का नहीं है। चंद्रप्रदाय का क्या है, पृथ्वीराज राजस्व है। क्या है, चंद्रप्रदाय का आपका पृथ्वीराज राजस्व हो जाएगा। तो इसमें आपका सम्मिलित कौन सा है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो मुक्ति नामक कविता संग्रह के आपके रचयिता हो जाएंगे मिठेश निमरोही। कौन हो जाएंगे, मिठेश निमरोही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील जनजाति के जो पुरुष है वो कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसको क्या कहा जाता है, जामा, कछाबू, पोलिया, कोयतू, तो उसको क्या कहा जाता है। इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, खोयतू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है, चार हाथों वाले लोक देवता किसको कहा जाता है। देखो इनको चार हाथों वाले लोक देवता और साथ में शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेषनाग का अवतार। तो ये किसको कहा जाता है, तो ये आपके कल्लाजी को कहा जाता है। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हिमादुद्दीन नागौरी किस सूफी संत सिलसिले के थे भाई, किस सूफी सिलसिले के थे, चिश्ती के थे, कादरी के थे, मगरिबी के थे या फिर सुहारावर्दी के थे। तो ये आपके किसके थे, तो ये आपके हो जाएंगे सुहारावर्दी के। ठीक है, अगला प्रश्न ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मलिक साहिब की मस्जिद कहाँ पर है। ठीक है, मलिक साहिब की मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर है। जैसे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, झालावाड़, बारा, जालोर, राजसमंद। तो मलिक साहिब की मस्जिद आपकी हो जाएगी गुरुजी जालोर के अंदर। ठीक है, मलिक साहिब की मस्जिद आपकी कहाँ पर है, जालोर जिले के अंदर है। ठीक है, ये प्रश्न देखो भाई। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इंडिया जीके का, इंडिया जीके में आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आएंगे। प्रश्न क्या करें कि यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तीर्थ रेखा का देशांतर क्या होगा, तो इसका देशांतर क्या होगा, तो इसमें आपका देशांतर हो जाएगा 97 डिग्री 30 हो जाएगा। ठीक है, 97 डिग्री पॉइंट 30 हो जाएगा पूर्व है। उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपका, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत में शुष्क क्षेत्र की कृषि की जाती है। भारत में शुष्क क्षेत्र की कृषि ये कितनी वर्षा पर की जाती है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में की जाती है। वापस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, भारत में शुष्क क्षेत्र में कृषि की जाती है, भारत में शुष्क क्षेत्र में कृषि की जाती है 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा या फिर मौसम विभाग के द्वारा। तो भारत में आपको पता है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को विभक्त किया जाता है आपके योजना आयोग के द्वारा। ध्यान रख लेना, योजना आयोग नीति आयोग वाला जो आपका था ना, इसको टारगेट किया था, इस टॉपिक को टारगेट किया था कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में, कन्फर्म हर शिफ्ट में क्वेश्चन गाले थे। तो अब आप क्या करके होगी, अगर आपको पूछ लिया जाए भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है तो आप सबसे पहले कृषि मंत्रालय करके आओगे, और ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका जो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित है, ये किसके द्वारा किया जाता है या फिर विभक्त किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपकी योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और एक बात ध्यान ये रखना कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में। अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहां पर स्थापित की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम जैतून रिफाइनरी है, ये राजस्थान में कहां पर स्थापित की गई, पचपदरा, लूणकरसन, अमरसागर, सूरतगढ़। तो ये आपकी की गई थी लूणकरसन में। कहां पर स्थापित की गई थी, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई, लूणकरसन में। और राजस्थान की प्रथम पूछे तो भी आपकी यही होगी। लूणकरसन गुरुजी आपका कहां पर है, लूणकरसन आपका हो जाएगा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, कहां पर हो जाएगा, बीकानेर जिले में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक जिला कौन सा है, या फिर भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य बताना है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है या फिर कर्नाटक है। तो सर्वाधिक रागी उत्पादक आपका जो राज्य है
वो आपका हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा टक? कर्नाटक। चलो ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे आपको पता है पोन्नम केरल की सही है, ठीक है, पोड्डू आंध्र प्रदेश ओडिशा की भी सही है, झूम असम की सही है, कुमारी आपकी मध्य प्रदेश, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाक स्टेट अवस्थित है। पाक स्टेट आपका कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। भारत और मालदीव के मध्य है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य है, भारत और म्यांमार के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य है। पाक स्टेट आपका कहाँ पर है? तो ये गुरुजी आपका कहाँ पर हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा इंडिया जी के से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। एक तो है राजपीपला, एक का महादेव, एक का बारनेर, एक का मेक्काल। तो इसमें आपका सतपुड़ा श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें आपकी हो जाएगी बारनेर, ठीक है, किंतु परंतु बट आपकी तीनों है ना, ये तो भाग है लेकिन ये आपकी है बारनेर, ये भाग नहीं है। एक बात आप ये ध्यान रखना, देखो आपको राजस्थान जीके के साथ इंडिया जीके भी पढ़ना है क्योंकि दोनों का वेटेज आपका बराबर रह रहा है, ठीक है, बराबर रह रहा है, तो आपको इंडिया जीके को स्किप नहीं करना है, साथ साथ में पढ़ना है भाई। उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। ये बात आपसे पूछी गई थी। तो वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक किस में है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। तो सर्वाधिक आपका प्रतिशत पूछा है, ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। जहीं पर भी सर्वाधिक पूछ ले सीधा तो आंसर अलग होगा, और सिर्फ प्रतिशत पूछ ले तो अलग होगा। हर कंडीशन में ये लागू होता है। तो सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है? मिजोरम के अंदर है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत कहां पर है? मिजोरम के अंदर। और सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। ध्यान रख लेना, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो मिजोरम और सर्वाधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? शिवसमुद्रम जलप्रपात आपका ये किस नदी पर बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया था कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर बनाया गया गुरुजी? कावेरी नदी पर बनाया गया। चलो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? कछारी मृदा कहां पर पाई जाती है ये बात आपसे पूछा गया। कछारी मृदा आपको पता है राजस्थान में कहां पर पाई जाती है भाई? राजस्थान में जो आपका है ना पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र वहां पर पाई जाती है। भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर। तो कछारी मृदा आपकी राजस्थान में कहां पर हो जाएगी? तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कोटा बूंदी में। कहां पर हो जाएगी? कोटा बूंदी में। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात क्या है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है भाई। राष्ट्रीय आपकी जो औसत होती है ना उससे 15 बिंदु कम है, क्योंकि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है, ठीक है। क्या है? 928 है ना। और मुझे बताओ राजस्थान का लिंगानुपात है, ठीक है, ये आपका सर्वाधिक किसका है? ये आपका डूंगरपुर का सर्वाधिक है। उसका कितना है? उसका सर्वाधिक गुरुजी आपका हो जाएगा 994 में। चलो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत बताना है। देखो अनुसूचित जनजाति है ना, जनजाति उसका तो लगभग 13.5% है, और जो अनुसूचित जाति है ना उसका लगभग 17% के राउंड फिगर में है, ठीक है। जाति का 17% के लगभग है, और अनुसूचित जनजाति का 13.5 या फिर 13.5 के समथिंग है। उसके बाद देखिए इस सरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? इस सरदा बांध परियोजना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस सरदा बांध परियोजना है ये आपके किन जिलों में है? कोटा 12 गलत हो जाएगा, झालावाड़ 12 गलत हो जाएगा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा गलत हो जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी टोंक सवाई माधोपुर में। इस सरदा बांध परियोजना आपकी हो जाएगी टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल करती अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है? ओडिया का पठार माउंट आबू सिरोही है, बाकर पूर्व सिरोही सही है, लसाड़िया का पठार राजसमंद गलत हो जाएगा, बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा सही हो जाएगा, क्योंकि लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है, यह आपका उदयपुर के सलूम्बर में है। कहां पर है? उदयपुर के कौन से क्षेत्र में है? सलूम्बर क्षेत्र में है, साथ में याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में एनसेफ्टी सोल्स, ठीक है, एनसेफ्टी सोल्स मृदा पाई जाती है? इन सेफ्टी सोल्स मृदा राजस्थान के किन क्षेत्रों में या फिर किन जिलों में पाई जाती है? तो ये आपकी देखो कहां पर पाई जाती है। कोटा बूंदी बारा वाला गलत हो जाएगा, जयपुर 2 सालवर वाला गलत है, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर गलत है। तो ये आपकी हो जाएगी पाली भीलवाड़ा सिरोही में। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में इन सेफ्टी सोल्स मृदा कहां पर पाई जाती है? पाली भीलवाड़ा और सिरोही में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? देखो भाई इसमें मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाऊं तो आपको पता है, जैसे यहाँ पे रॉक फॉस्फेट जामरकोटड़ा सही है, मैग्नीज काला खुंटा सही है, लो एशक मोरिजा
डाबला सही है। तांबड़ा काला गुमान गलत हो जाएगा, ठीक है, तांबड़ा काला गुमान आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है या आपका राजस्थान के किस जिले में है। बूंदी में है, बारां में है, सवाईमाधोपुर में है, करौली में है। तो देखो शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपका हो जाएगा बारां डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां पर हो जाएगा गुरुजी, बारां डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएगा। सॉरी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो बिग को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश है, ये कौन सा है। जैसे एक तो है शुष्क पश्चिमी मैदान, एक है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, एक आपका है आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, एक है उपाद्र दक्षिणी मैदान। देखो भाई राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। ये प्रश्न आया था सीटी ग्रेजुएट लेवल में। अब आपका प्रश्न क्या बन सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, ये आपका हो जाएगा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र हो जाएगा। बी ऑप्शन को आप लॉक कर दो। उसके बाद देखिए भीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई। भीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है, ये राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई। जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर। तो ये आपकी गुरुजी की गई थी भीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। भीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना ये आपकी की गई थी जोधपुर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग से निम्नलिखित में से कम पाया जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। आप सभी को पता है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। तो उसमें से आपका 100 से कम किन जिलों में पाया जाता है। तो उसमें से 100 से कम है ना, वो आपका किस में पाया जाता है, वो आपके 3 जिले याद रखने हैं आपको, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है जैसलमेर, एक रखना है बाड़मेर, एक रखना है बीकानेर। चूरू का है ना, चूरू का वो 100 से ऊपर है, ठीक है। चूरू का तो क्या 100 से ऊपर है, किंतु परंतु बट आपकी 3 है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इनका 100 से कम है। यानी 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में 100 से भी कम विद्यार्थी निवास करते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या करे कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो ये आपकी 2010 के अंदर घोषित की गई थी। कब की गई थी रे, 2010 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन आपका कहां पर होता है, तो ये आपका होता है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी में, दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी में। यानी आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, लास्ट वाला पॉइंट जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर वाला साइड हो गया, उस साइड में राजस्थान का क्या दक्षिणी भाग में है ना, राजस्थान का दक्षिणी भाग, उसमें क्या किया जाता है, मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो उसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात आपका किन जिलों में था, तो ये आपका गुरुजी हो जाएगा धौलपुर जिलों में, ठीक है। किस जिले में था या फिर किन जिलों में था, धौलपुर जिलों में, ठीक है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, घास वाला जो टॉपिक है ना, जो आपका वनस्पति में टॉपिक आता है ना, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी भरतपुर और टोंक क्षेत्र में, ठीक है। खस घास आपको पता है प्रमुख रूप से कहाँ पर पाई जाती है, भरतपुर और टोंक क्षेत्र में। और आपकी जो सेवण हो गई, ठीक है, सेवण घास है एक, तो एक आपकी धामण घास है, ये भी सीटी ग्रेजुएट लेवल में आई थी। तो ये कहाँ पर पाई जाती है ये नहीं पूछा था, ये क्या है, ये घास है, लेकिन ये कहाँ पर पाई जाती है, ये आपके राजस्थान में पाई जाती है पश्चिमी में। चलो उसके बाद देखिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल की करवा देता हूं मैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे कौन, महाराणा, प्रथम प्रोटेम स्पीकर आपके कौन थे, महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या करें, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल की एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल कौन नहीं होता है। तो इसमें आपका शामिल कौन नहीं होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये शामिल नहीं होता है। जैसे मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष नेता, ये सभी शामिल होते हैं। उसके बाद देखिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित किया जाता है। तो राज्य सूचना आयोग की जो स्थापना है ना, सूचना आयोग की, ये आपकी 2006 के अंदर की गई थी, ठीक है। 2000 कब की गई थी, आपकी 2006 के अंदर की। और ये प्रश्न आया था ग्रेजुएट लेवल में। और सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, ये भी प्रश्न आया था। तो सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट आपकी अपनी है, वो राज्य सरकार को देता है। तो इसमें आपके कितना जुर्माना दिया जाएगा, तो इसमें आपका जुर्माना कितना दिया जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 25,000 रुपये का। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम आपके अध्यक्ष हो जाएंगे के गोयल। कौन हो जाएंगे, के गोयल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में नियोजन विभाग
की स्थापना कब की गई? राजस्थान में 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। तो राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना है ये 1953 के अकॉर्डिंग की गई थी, लगभग बता रहा हूँ 1953 के अकॉर्डिंग की गई थी। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, ये थोड़ा सी इंपॉर्टेंट कथन है, इनको स्किप मत करना, एकदम अच्छे से पढ़ लेना। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे टिक्काराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, कथन के 10 प्रश्न कन्फर्म आएंगे। हरीश शंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अभी देखो कथन कौन से सही है वो बताना है। देखो भाई 1 व 2 दोनों कथन सही है। देखो कैसे, टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, सही बात है भाई। हरीश शंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम एलईपी प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय एलईपी प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 दिन तक। उसके बाद देखिए राजस्थान राज्यपाल के पदेन कुलाधिपति आपके कौन होते हैं? कुलाधिपति आपके कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल के पदेन कुलाधिपति कौन होते हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान के समस्त राज्यों के विश्वविद्यालयों के। ठीक है, राजस्थान के समस्त राज्यों के विश्वविद्यालयों के। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन आपको पता है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। ठीक है, एक तो आपका 1967, एक स्वतंत्र, एक 82, एक 92 ना, इस हिसाब से आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये आपका लगा था 4 बार। इसमें सर्वाधिक किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगा है? तो सर्वाधिक आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? भैरों सिंह शेखावत के काल में। ठीक है, किसके काल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा है? भैरों सिंह शेखावत के काल में। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न क्या है? निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। निपुण आपका भारत मिशन कार्यान्वित ये किस किया जा रहा है? तो ये आपका किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, ये आपकी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये बताना है। तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर या फिर सचिव वित्त मंत्रालय। तो 1 रुपए के नोट पर आपको पता है किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं। किसके होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं। डी ऑप्शन को लॉक कर देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य आपका क्या है? तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस ये बनाना होता है। उसके बाद देखिए 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है या फिर अध्यक्ष कौन थे? 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे NK सिंह हैं। ठीक है, NK सिंह आपके क्या हो जाएंगे? 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय केसर मिशन के निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय केसर मिशन है ये किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो यह आपका गुरुजी किसके रूप में किया गया था? यह आपके किया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में। उसके बाद देखिए प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक आपकी किसने लिखी थी? यह आपकी लिखी थी M विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, M विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति में कौन सा संबंधित नहीं है? देखो भाई क्रांति से रिलेटेड हर प्रश्न आया था। पर्यावरण संरक्षण संबंधित है, हरित गृह प्रभाव से संबंधित है, हरित GNP की गणना ये भी संबंधित है, उच्च उत्पादक किस्मों के ब्याज ये आपकी संबंधित नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? तो ये आपकी कब शुरू की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 2010 के अंदर। कब की गई रे? 2010 के अंदर की गई। चलो अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाखा नियंत्रण की परिणामात्मक, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए भाई। ठीक है, क्लास को बहुत देर हो गई है चालू हुए। तो प्रश्न क्या करे कि केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिणात्मक विधि है? तो परिणात्मक विधि आपकी कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी बैंक दर। कौन सी हो जाएगी रे? बैंक दर हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आपका क्या करे
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सन 1961-62 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया था या फिर समाहित किया गया था? तो कितने जिलों को समाहित किया गया था? तो ये आपके किए गए थे 7 जिलों को। ठीक है। वर्तमान राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो वर्तमान राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो इसमें आपकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी रे? इसमें आपकी हो जाएगी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हो जाएगी। ठीक है। मनरेगा की तर्ज पर ये की जा रही है। उसके बाद देखिए, राजस्थान के किस जिले में ये आपके इसका प्रश्न आ गया है, इसको मत देखो भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, इसमें सुमिलित करना है। तो देखो भाई, इसमें आपका सुमिलित कौन सा हो जाएगा? इसमें देखो आपका, जैसे मैं बताऊं तो अजरक प्रिंट आपका बाड़मेर का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका देखो ये है ना, कपड़ों पर छपाई बालोतरा की हो जाएगी। और मोटड़ा आपका जोधपुर का हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मोटड़ा आपका, हाँ, और मसूरिया आपकी हो जाएगी कैथून की। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सुमेलित नहीं है? देखो भाई, इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सावण बादो कोटा सही है, सोम कागदार उदयपुर सही है, और सोम कमला अंबा ये आपकी डूंगरपुर सही है। परवन लिफ्ट आपकी जयपुर नहीं झालावाड़ की होगी। ये किस जिले की होगी? ये आपके झालावाड़ जिले की होगी। ठीक है। तो ये आपकी क्या है गुरुजी? असुमिलित है। उसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूंगफली उत्पादन में भारत का राजस्थान में आपको पता है द्वितीय स्थान है भाई। कौन सा स्थान है रे? द्वितीय स्थान है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहला स्थान गुजरात का है, द्वितीय राजस्थान का है। और ऊन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से या फिर राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो केंद्र और राजस्थान का हिस्सा इसमें कितना है? 75-25 का है। 75 तो हिस्सा केंद्र का है और 25 आपके राजस्थान का है। यानी 75 पैसे केंद्र के और 25 आपकी राजस्थान के है। उसके बाद देखिए, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना आपका लाखेरी बूंदी केंद्र किया गया। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। तो इसमें आपका ये जो कौन सा है? पाली जिला, ये आपका प्रस्तावित नहीं है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में, ये करंट का है, ये भी करंट का, ये सारे के सारे मुझे लगते हैं करंट के, ये करंट के प्रश्न है। ठीक है। ये आपके काम के नहीं है। चलो, तो ये आपके काम के नहीं थे, इसलिए मैंने ये नहीं करवाई। अब मुझे कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। इंडिया जी के, राजस्थान जी के, कंप्यूटर और हिंदी, इन सब के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बताना जल्दी से आप सभी कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है। कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप बात मत बताना, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हमने कितने क्वेश्चन देखे? 100 के लगभग क्वेश्चन देखे थे। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी, ईमानदारी से बताना। अब देखो, जो 12th लेवल के विद्यार्थी, मुझे पता है रिसेंटली 12th पास करके हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप यूट्यूब के जाल में मत फंसना। 12-12 घंटे की मैराथन क्लास मत लेना, कोई फायदा नहीं है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरे कहने पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, राजस्थान जी की, इंडिया जी की, सब कुछ आपको, करंट अफेयर सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टडी अलर्ट। धन्यवाद। थैंक यू।